हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम इन असिस्टेड जेनिक्स क्लास। और आज हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 2। स्टूडेंट, जैसा मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूं कि महात्मा गांधी जी के आने से हमारे नेशनल मूवमेंट को एक नई दिशा मिली। उन्होंने स्ट्रगल का एक नया तरीका अपनाया जिसे हम सत्याग्रह कहते हैं। इसी सत्याग्रह के अंडर में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था, जिसे लास्ट पार्ट में मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं। अब मैं कुछ उन और इंसिडेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा जिनसे कि हमारा जो नेशनल मूवमेंट है उसको एक पेस मिलता है। इंडियन के बीच में जो एंगर था उसको एक अभिव्यक्ति या उसको एक आवाज मिलती है। तो शुरुआत करता हूं मैं उस आवाज के लिए। पहला जो इंसिडेंट है वो है रोलेट एक्ट। ये एक्ट इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बड़ी जल्दबाजी में इसको पास किया गया और कारण था कि अंग्रेज लगातार इंडिया के अंदर बढ़ते हुए नेशनलिज्म के खतरे को भांप रहे थे और वो किसी भी हद तक इसको कुचलना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रोलेट एक्ट पास किया। अब इस रोलेट एक्ट में है क्या? ये एक्ट गवर्नमेंट या कहें पुलिस को बहुत अधिक ताकत दे देता है कि वो जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनको जेल के अंदर बंद कर सकते हैं 2 साल के लिए बिना किसी वारंट के या बिना किसी जज के सामने प्रोसीड किए बगैर। और अंग्रेजों का मानना था कि अगर इस तरह से वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को जेल के अंदर डाल देंगे तो हिंदुस्तान के अंदर नेशनलिज्म को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा। गांधी जी इस एक्ट के अगेंस्ट एक शांतिपूर्ण नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाना चाहते हैं और इसकी शुरुआत वो 6 अप्रैल को हड़ताल के साथ करते हैं। कई शहरों के अंदर रैली ऑर्गेनाइज्ड होती है। वर्कर उस रैलीज को सपोर्ट करते हैं। वो रेलवे वर्कशॉप में जाते हैं स्ट्राइक करने के लिए। दुकानें बंद कर दी गई और जबरदस्त तरीके से लोगों के अंदर नेशनलिज्म के लिए एक उभार देखने को मिलता है और यह उभार अंग्रेजों के प्रति गुस्से के कारण उभर के आता है। इसे समझने की जरूरत है। मतलब अंग्रेजों के अगेंस्ट जो गुस्सा हमारे मन में भरता है वो हमारे को रिफ्लेक्ट होता है नेशनलिज्म में। यहां पर हमारा जो नेशनलिज्म का डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है फ्रेंच नेशनलिज्म से। अंग्रेज इस उभार को देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये स्ट्राइक कम्युनिकेशन में बाधा पैदा करेगा, लाइक रेलवे या टेलीग्राम। इसको देखते हुए अंग्रेजों ने इसके लिए अब कमर कसनी शुरू कर दी। पंजाब में कई सारे नेशनलिस्ट लीडर अरेस्ट कर दिए गए। महात्मा गांधी को दिल्ली के अंदर एंटर करने से मना कर दिया गया और 10 अप्रैल को पुलिस अमृतसर में शांतिपूर्ण तरीके से जो जुलूस निकल रहा था उस पर गोली चला देती है। इस गोलीबारी के कारण लोगों के अंदर गुस्सा फूट पड़ता है और वो बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, सरकारी संपत्ति के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसको देखते हुए कि कंडीशन हाथ से निकलती जा रही है, अंग्रेजी सरकार पंजाब में मार्शल लॉ अप्लाई कर देती है और वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल डायर को सौंप दी जाती है। इसके बाद आता है वो दिन जो इंडियन हिस्ट्री में एक काला दिन है, ब्लैक डे है, और वो है 13 अप्रैल 1919। इस दिन इंडिया में बैसाखी का महोत्सव होता है और पंजाब में लोग घरों से बाहर निकलते हैं, पूजा पाठ करते हैं और मेले लगते हैं। अमृतसर में भी इसी तरह का आयोजन होता है। लोग गांव से जिन्हें पता नहीं कि मार्शल लॉ लग चुका है वो अमृतसर गोल्डन टेम्पल आते हैं और उसके बाद वो इकट्ठे होते हैं जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट के लिए। जो अंग्रेजी सरकार का अत्याचार है उसके लिए प्रोटेस्ट है और जो उन्होंने उनके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लीडर अरेस्ट किए हैं जैसे सतपाल मलिक, डॉक्टर किचलू, लोग इनके अरेस्ट होने के लिए अपना विरोध, अपना प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के सामने जाहिर करना चाहते थे। जलियांवाला बाग जहां वो इकट्ठा हुए वो चारों तरफ
मकानों से घिरा हुआ एरिया था, केवल एक एंट्री थी और वही एग्जिट भी था, मतलब एक ही रास्ता था जहां से अंदर और बाहर जाया जा सकता था। भीड़ में महिलाएं थी, बच्चे थे, वृद्ध थे, ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर धरने पर बैठे हुए थे। दूसरी तरफ जनरल डायर, जो कि पूरी तरह से ये डिसाइड कर चुका था कि वो इंडियंस को एक सबक सिखाएगा और वो कुछ ऐसा करेगा कि लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की भावना है वो सदा के लिए सो जाएगी। वो अपनी एक फौज की टुकड़ी लेकर आता है और जो एंट्रेंस गेट है उस पर तैनात कर देता है। उसके बाद वो फायर का ऑर्डर देता है। ब्रिटिश फौज तब तक गोलियां चलाती रही जब तक कि उनकी गोलियां खत्म नहीं हो गई। सैकड़ों की तादाद में लोग गोली लगने से मरे, चारों तरफ भगदड़ मच गई। कुछ लोग कुएं में कूद गए जान बचाने के लिए, कुछ लोग भीड़ में कुचलने से मर गए। इनमें महिलाएं थी, बच्चे थे, वृद्ध थे, चारों तरफ बस लाशें पड़ी हुई थी। ये खबर जंगल में आग की तरह पूरे भारत में फैल गई। लोगों के अंदर गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस के साथ हिंसक क्लैशेस होने शुरू हो गए। पब्लिक ने गवर्नमेंट की बिल्डिंगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट ने भी इसका जवाब जबरदस्त तरीके से इंडियंस को चलकर या कहें कि हिंसा के माध्यम से दिया। लोगों को ह्यूमिलेट किया जाता था, उन्हें टेरराइज किया गया। सत्याग्रही को फोर्स किया गया कि वो सड़क पर नाक रगड़ें, रेंगते हुए चलें, या जितने भी अंग्रेज हैं उन्हें सलाम करें। और सरकार की तरफ से हिंसा का आलम यह था कि गुजरावाला जो पंजाब में गांव था उसके ऊपर बॉम्ब भी फेंके गए। इस तरह चारों तरफ हिंसा का माहौल देखते हुए गांधी जी ने अपना ये सत्याग्रह वापस ले लिया। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह काफी बड़े एरिया में फैला हुआ एक मूवमेंट था, पर अभी भी वो पुरानी प्रॉब्लम थी कि ये केवल सिटीज के अंदर ही लिमिटेड था। गांधी जी से संतुष्ट नहीं थे। वो चाहते थे कि एक ऐसा आंदोलन चलाया जाए जो काफी विस्तृत हो, काफी ब्रॉड हो, पर ऐसा कोई भी मूवमेंट बिना हिंदू मुस्लिम एकता के चलाया ही नहीं जा सकता था। इसीलिए हिंदू और मुस्लिम एकता निहायत रूप से हिंदुस्तान में जरूरत थी और बिना इस एकता के कोई भी मूवमेंट बहुत विस्तृत नहीं हो सकता था और न ही बिना किसी ऐसे मूवमेंट के अंग्रेजों को भारत से बाहर किया जा सकता था। गांधी जी को लगा कि खिलाफत मूवमेंट एक ऐसा मौका है जिससे हिंदू और मुस्लिमों में एकता कायम की जा सकती है। अब थोड़ा खिलाफत मूवमेंट के बारे में बताना चाहूंगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंग्लैंड और टर्की एक दूसरे के विरोधी पक्ष में लड़ रहे थे और इस लड़ाई में जहां इंग्लैंड के पक्ष के देश जीत गए, टर्की के पक्ष वाले देश हार गए, जिसमें जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था। जैसा कि आपको पता है कि वॉर के लास्ट में जो ट्रीटी साइन हुई थी वो वर्साइल में हुई थी और इस ट्रीटी में फोर्स किया गया था हारने वाली कंट्री को एक इंसल्टेड एग्रीमेंट को साइन करने के लिए। टर्की का जो किंग है उसे पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों का गुरु माना जाता था, स्पिरिचुअल हेड माना जाता था, जिसे खलीफा कहते थे। अब जब मुसलमानों के स्पिरिचुअल हेड का इंसल्ट अंग्रेजों द्वारा किया गया तो इसका मतलब है कि वो पूरे मुस्लिम कम्युनिटी का इंसल्ट किया गया। इंडियन मुस्लिम भी इससे नाराज थे और वो दोबारा से खलीफा की डिग्निटी खो चुकी थी, उसे इस्टेब्लिश करने की कोशिश करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने मुंबई में मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी को इस्टेब्लिश करके किया। इस कमेटी के हेड शौकत अली एंड मोहम्मद अली दोनों गांधी जी का सपोर्ट चाहते थे ताकि इसको एक मास मूवमेंट का रूप दिया जा सके। गांधी जी ने इसको एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। उनका मानना था कि ये सही टाइम है, सही वक्त है कि हिंदू और मुस्लिम को एक यूनाइटेड अम्ब्रेला के अंडर में लाया जा सकता है जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। और इस तरह से गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट किया। वो मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ हिंदुस्तान के
डिफरेंट पार्ट में गए और लोगों को इस चीज के लिए समझाया कि उन्हें खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट करना चाहिए। इसके बाद 1920 के कलकत्ता सेशन में गांधी जी कांग्रेस कमेटी को समझाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाने की जरूरत है, और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खिलाफत के सपोर्ट में और साथ में स्वराज के लिए चलाया जाना चाहिए। वो आप सबको समझ आ चुका होगा कि 1919 का जो साल था वो इंडियन हिस्ट्री में काफी ड्रामेटिक या कहें कि काफी बड़े घटना चक्रों को चलने वाला वर्ष था, और इस साल में जो कुछ घटनाएं हुई उसने हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक नई दिशा दे दी। अब ये एक दिशा कैसी थी, क्या थी, वो अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।